2027 तक एमका को ऑपरेशनल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एचएएल को कहा गया है। दिसंबर से पहले भारत की तरफ रशिया के साथ 21 MiG-29 की डील को फाइनल करने का फैसला किया गया है। यूनाइटेड स्टेट से एडिशनल 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने के साथ साथ 16,000 के आसपास लाइट मशीन गन को भी इमरजेंसी बेसिस पर इजराइल से खरीदने का फैसला किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ICGS विग्रह को अभी चेन्नई की कटुआपल्ली सीपैड में लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉयज की तरफ से किया जाने वाले स्ट्राइक को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है। कनाडा की तरफ से अभी किस वजह से टर्की को ड्रोन सप्लाई करने के लिए इनकार किया जा रहा है। और कल चाइना की तरफ से एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर सामने आई थी, लेकिन इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी चाइना की तरफ से क्लियरली क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कहां पर क्रैश हुआ था और इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका प्रोजेक्ट को लेके है। इकोनॉमिक टाइम्स में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक आने वाले 10 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को लगभग 450 नए फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। इनमें तेजस, मीडियम वेट फाइटर और एमका को शामिल किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आया था कि अभी एचएएल की तरफ से एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सेपरेट जॉइंट वेंचर कंपनी को सेटअप करने का फैसला किया गया है, जिसमें ज्यादातर शेयर प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास रहने वाले हैं। इसे एमका की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जा सकेगा। और वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एचएएल को एमका के लिए काफी टाइट टाइमलाइन दिया जाएगा। पहले तय किए गए प्लान के मुताबिक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2024 से 2025 के बीच करने का फैसला किया गया था और इसके बाद 2028 से 30 के बीच एमका की मार्क 1 वेरिएंट की प्रोडक्शन शुरू करने का एम रखा गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि एमका की प्रोडक्शन को 2027 से ही शुरू किया जाए और इसके लिए एचएएल को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दिया जा चुका है। और इसी वजह से एचएएल की तरफ से अभी एक अलग सी कंपनी को फॉर्म करने का फैसला किया गया जो कि स्पेशली एमका के ऊपर फोकस करने वाली है, क्योंकि एचएएल के पास अभी तेजस और मीडियम वेट फाइटर की भी काफी सारे ऑर्डर होने वाली है, जिस वजह से अगर वो साथ ही एमका प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो उतना तेज यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में टोटल 150 एमका को इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से पहले 2 स्क्वाड्रन एमका की मार्क 1 वेरिएंट होने वाली है, जिसमें इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में जो MK2 वेरिएंट यहाँ पे बनने वाले हैं उनमें एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको अभी जॉइंट वेंचर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। अब एमका की मार्क 1 वेरिएंट एक 5th जनरेशन की फाइटर होने वाली है, लेकिन मार्क 2 वेरिएंट में काफी सारे फीचर 6th जनरेशन फाइटर जेट से सिमिलर होने वाले हैं। और एमका की मार्क 2 वेरिएंट्स में डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर स्वॉर्म ड्रोन जैसे सिस्टम भी मौजूद रहने वाली है। और इसमें इस्तेमाल होने वाली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को यहाँ पे एक एंटी मिसाइल अप्रोच सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि अगर एमका के ऊपर कोई मिसाइल को फायर किया जाता है तो इसमें मौजूद डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। अभी तक किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किए गए रडार गाइडेड मिसाइल को या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ या फिर चैप की मदद से धोखा दिया जाता है। ठीक वैसे ही हीट सीकिंग मिसाइल को फ्लेयर की मदद से धोखा दिया जाता है, पर अभी एमका में डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की मदद से सीधे तौर पर इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये सब टेक्नोलॉजी अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। हालांकि हमको ये बात पहले से ही पता है कि DRDO की तरफ से डायरेक्ट एनर्जी वेपन को टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वो एक ट्रैक माउंटेड सिस्टम था। पर एमका में उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी हमें इसकी काफी पावरफुल वेरिएंट की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही इसको मिनिएचर बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत की तरफ से अभी रशिया से 21 MiG-29 को इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने का फैसला किया गया था। वैसे ये डील पहले से ही तय किया गया था, लेकिन चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच इसको जल्दी से जल्दी करने का फैसला किया गया था। वैसे ये जो MiG-29 है इसकी एयरफ्रेम की डिजाइन लगभग 1980s के दौर की है, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था, जिस वजह से इनकी कंडीशन एकदम नई जैसी है। और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की एक टीम की तरफ से इसको चेक करने के बाद इसको खरीदने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। अभी हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये काफी तेजी से घट रही है और इसी वजह से MiG-29 को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, ताकि तुरंत ही एक नई स्क्वाड्रन को तैयार किया जा सके। और इनको अभी रशिया की तरफ से हमको लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके डिलीवर किया जाएगा।
इसमें खास बात यह होने वाली कि इसमें जो एवियोनिक्स सिस्टम होने वाली वो लगभग MiG-35 के स्टैंडर्ड की होने वाली, क्योंकि इसमें हमारे वर्तमान की MiG-29 UPG के जूक एमी रडार के बदले जूक एम AESA रडार का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में प्रीवियस रडार के मुकाबले लगभग 50% बेहतर है। इनके साथ अभी एडिशनल 12 Su-30M के एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का फैसला किया गया है और इन दोनों की प्राइस को लेकर अभी डिस्कशन किया जा रहा था। इस डील को अभी दिसंबर तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि MiG-29 अभी हमें काफ़ी कम कीमत पर मिलने वाले हैं, पर इनकी एग्जैक्ट प्राइस क्या होने वाली इसको लेके कोई डिटेल नहीं दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो कल मैंने वहां पर आप सभी को बताया था कि एक चाइनीज एयरक्राफ्ट अभी क्रैश होने की खबर सामने आई थी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट तिब्बत रीजन में कहीं पे क्रैश हुआ था। इसके बारे में चाइना की मीडिया की तरफ से कोई भी खबर कल नहीं दिया गया था, लेकिन आज ताइवान की तरफ से इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें एक तरीके से चाइना का मजाक बनाया गया है। ताइवान का कहना है कि 16 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से टोटल 50 सॉर्टी किए गए थे, जिसमें से 10 बार उन्होंने ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया था। इसी दौरान ताइवान की तरफ से क्या रिएक्शन किया गया था ये बात भी ताइवान की तरफ से क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन कल PLA दिल्ली की तरफ से रिपोर्ट दिया गया था कि बर्ड स्ट्राइक करने की वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट अभी क्रैश हो गया था। इसके बारे में चाइना की तरफ से बस इतना कहा गया था कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते वक्त इसमें एक चिड़िया आके टकरा गई थी, जिस वजह से इसका इंजन फेल हो गया था और लगभग 5 सेकंड के लिए इसकी कॉकपिट की सभी पावर चली गई थी और सारे डिस्प्ले भी बंद पड़ गए थे। और 5 सेकंड के बाद जब इमरजेंसी पावर बैकअप शुरू हुआ और दोबारा इंजन को चालू करने की कोशिश की गई, तब भी फाइटर जेट के पायलट कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो जमीन से लगभग 270 मीटर की ऊंचाई में मौजूद थे और स्टॉल हो रहे एयरक्राफ्ट को रिकवर करने के लिए उनके पास सफिशिएंट वक्त नहीं था। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट के बाद भी चाइना की तरफ से कहीं पर भी ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश हुआ था। इस रिपोर्ट के साथ चाइना की तरफ से J-10 एयरक्राफ्ट का पिक्चर पब्लिश किया गया था और इस वजह से कुछ लोगों का मानना यह था कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो एक J-10 एयरक्राफ्ट था, लेकिन J-10 में एक ही इंजन मौजूद होता है और अगर चाइना की स्टेटमेंट के मुताबिक बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गया था तो 5 सेकंड के बाद वो कौन सी इंजन को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद यहाँ पर कोई ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। पिछले महीने भी चाइना के Su-35 को कुछ टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वो क्रैश हो गया था और चाइना की तरफ से उस वक्त क्लियरली ये बता दिया गया था कि चाइना की Su-35 अभी क्रैश हो गया था। लेकिन अभी किस वजह से चाइना ये नहीं बता रहा है कि कौन सा एयरक्राफ्ट था जो अभी क्रैश हुआ है और कहां पर क्रैश हुआ, इस बात को भी अभी सीक्रेट रखा जा रहा है। ताइवान के क्लेम के मुताबिक इस क्रैश में इन्वॉल्व पायलट चाइना की सदर्न कमांड के हैं, लेकिन वो किस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे इसके बारे में अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं मिला है और चाइना जिस तरीके से इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है ये J-20 की तरफ इशारा कर रहा है, वरना क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की टाइप और लोकेशन को छुपाने की कोई ठोस वजह यहाँ पे सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर J-20 क्रैश हुआ होगा तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। जी न्यूज में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अब एक नई ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है। इस वेसल को भी चेन्नई की कटुआपल्ली सीपैड में लॉन्च किया गया था और इस तरीके की टोटल 7 वेसल को बनाने के लिए L&T को इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था और ये अभी उसी सीरीज का आखिरी वेसल होने वाला है। ये वेसल करीब 98 मीटर लंबा है और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 2100 टन का है। ये वेसल लगभग 26 नॉट की स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं और इसका रेंज लगभग 5000 नॉटिकल मील की है। साथ ही इन वेसल की एंड्योरेंस लगभग 20 दिन की और ये लगातार 20 दिन तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इस वेसल का नाम ICGS विग्रह रखा गया है और पता नहीं विग्रह नाम से मुझे श्री जगन्नाथ जी की याद क्यों आ रही है। वैसे हमारे जितने भी वॉरशिप्स होते हैं इनको शामिल करने से पहले भी प्रॉपर पूजा की जाती है और अब इस वेसल को लॉन्च करने के दौरान भी इसकी ट्रेडिशनल पूजा अर्चना की गई थी और नारियल वगैरह फोड़ा गया था। इस वेसल में 30 mm का एक मेन कैनन के साथ साथ 2 एडिशनल 12.7 mm की मशीन गन भी दिए गए हैं। इनको अभी डे नेट सर्वेलेंस के साथ साथ एंटी स्मगलिंग या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है और साथ ही इसमें एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को भी कैरी किया जा सकता है। अगला अपडेट टर्की की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही फाइट के दौरान टर्की की तरफ से अजरबैजान को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जो कि आपकी होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि कनाडा की तरफ से अभी टर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने के लिए इनकार किया जा रहा है, जबकि पहले से ही टर्की और कनाडा के बीच इसको लेकर डील को साइन किया गया था। और अभी जब कनाडा इनको टर्की को देने के लिए इनकार कर रहा है तो इसी बात को लेकर टर्की की तरफ से कनाडा को डबल स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में वीडियोस आप सब देखे होंगे जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चले लड़ाई को दिखाया गया था,
लेकिन इसमें जितने भी वीडियो अजरबैजान की तरफ से पब्लिश किए गए थे वो ज्यादातर ड्रोन की मदद से लिए गए थे और अजरबैजान के ड्रोन स्ट्राइक से अर्मेनिया को काफी नुकसान भी हुआ था। और यहाँ पर कनाडा का क्लेम है कि अजरबैजान की तरफ से जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में अजरबैजान की नहीं बल्कि टर्की की ड्रोन है और टर्की अजरबैजान के साथ मिलकर अपने ड्रोन से अर्मेनिया के ऊपर हमला कर रहा है और इसी वजह से वो अभी टर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को बंद करने का फैसला कर रहे हैं। और कनाडा के पास अभी इसके ठोस सबूत भी मौजूद है, क्योंकि जिन ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान की तरफ से इन वीडियोज को लिया गया था और अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो वीडियो पब्लिश किए गए थे वो सभी एक कैनेडियन कंपनी L3 Harris Westcam की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए थे और ये टेक्नोलॉजी कनाडा की तरफ से टर्की को दिया गया था, जिससे साफ होता है कि टर्की यहाँ पर चुपके से अजरबैजान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगला अपडेट SIG 716 असॉल्ट राइफल को लेके है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पहले बैच में ऑर्डर किए गए लगभग 72,500 असॉल्ट राइफल की डिलीवरी अभी कंप्लीट हो चुकी है और इनको मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए हमारे जवानों को दिया गया है और अभी इनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए जवानों को भी दिया जा रहा है। इसी दौरान डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 72,500 असॉल्ट राइफल को भी खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है और इस टेंडर को भी फर्स्ट ट्रैक मोड में करने का फैसला किया गया है, जिसमें ऑर्डर को प्लेस करने के 1 साल के अंदर इनकी डिलीवरी कंप्लीट की जाएगी। पहले सिर्फ इसकी आधी अमाउंट की राइफल को इंपोर्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी लगभग 1.5 लाख SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किए गए हमारे जवानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही इमरजेंसी बेसिस पर अभी इजराइल से एडिशनल 16,000 लाइट मशीन गन को भी खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, जिनको लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों में डिप्लॉयड किए गए जवानों को दिया जाएगा। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से। अब सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी 12 अक्टूबर से स्ट्राइक करने का फैसला किया गया था और इसके बारे में 4 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कॉर्पोरेशन का विरोध करते हुए 12 अक्टूबर से अनिश्चित काल तक स्ट्राइक करने की धमकी दी गई थी। अभी पूरे भारत में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मौजूद है और हमारी आर्म फोर्सेस की जो बेसिक एमुनिशन रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं की मदद से पूरा किया जाता है। और अभी जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से स्ट्राइक किया जाता है तो ये हमारी दुश्मनों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। जहाँ तक पता लगा है कि स्ट्राइक के पीछे कुछ हद तक पॉलिटिक्स भी शामिल है, लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। फिलहाल अभी इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर ये स्ट्राइक करते हैं और चाइना के साथ इसी दौरान जंग छिड़ जाता है तो ये काफी गड़बड़ करने वाली बात हो सकती है। और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंडियन डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने की बात की गई है और वजह स्ट्राइक करने से वो अपने सभी डिमांड को इन्हीं की मदद से सीधे तौर पर सरकार के सामने रख सकते हैं। अभी इनको न्यू दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां पर ये अपनी सभी मांगों को लेकर हमारे चीफ लेबर कमिश्नर के साथ सीधे तौर पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे स्ट्राइक को भी रोका जा सकेगा, साथ ही प्रोडक्शन भी जारी रहेगी और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सभी एम्प्लॉय की जो मांग है उसको भी सरकार तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अगर ये स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं तो ये यकीनन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।